हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के टेस्ट पेपर श्रृंखला को इस सीरीज के अंतर्गत कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें अभी तक हमने टेस्ट 8 को कंप्लीट कर लिया है। टेस्ट 1 से 8 तक के टेस्ट श्रृंखला को कंप्लीट किया हुआ। आज का जो टेस्ट पेपर है, आज का हमारा ये टेस्ट नंबर 9 है, जिसके अंतर्गत पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो टेस्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए तो देखते हैं इसके अंतर्गत किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के पर्पज़ से यह श्रृंखला चलाई जा रही है, जो कि आपको हर हफ्ते में ये टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिससे कि आप एक हफ्ते में जो भी सब्जेक्ट के पढ़े रहते हैं तो उसका आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। और आपका ये जो एग्ज़ाम 26 मई टारगेटेड है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर आपको डेली मॉक टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें डेली आपको 5 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि रात के 9 बजे आपको इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, जिससे आप रोज़ाना का भी आकलन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टेस्ट पेपर है, इसमें टेस्ट जो श्रृंखला है उसी तरीके का क्वेश्चन पैटर्न है कि ABCD क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के संदर्भ में है। फिर हिंदी इंग्लिश के अंतर्गत इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन जो हैं उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जैसा कि UPSC के एग्जाम में रहता है। अब आता है इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसके अंतर्गत दिया गया है कि अनुच्छेद 1 इंडिया भारत के रूप में उपबंधित किया गया है, जो कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का संघ है। फिर दूसरा इसके अंतर्गत कथन दिया गया है कि भारत संघ की अभिव्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए आता है कि केवल एक सही होगा, ऑप्शन बी आता है केवल 2 सही होगा, ऑप्शन सी आता है 1 और 2 दोनों सही होगा, और ऑप्शन डी आएगा ना तो एक सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। इसके संदर्भ में आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। चलिए तो जानते हैं पहला क्यों गलत है। क्योंकि अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत के राज्य के संघ के रूप में उपबंधित किया गया है। भारत में राज्यों के संघ के रूप में उपबंधित किया गया है, ना कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संघ के रूप में। इस कारण से ये गलत है। और अनुच्छेद 1 के अनुसार कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र को, ना कि इस भारत के संघ को, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। पहली श्रेणी आती है राज्यों के राज्य क्षेत्र में, दूसरी श्रेणी आती है संघ राज्य क्षेत्र में, और तीसरी आती है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत भारत का जो राज्य क्षेत्र भारत के संघ के अधिक व्यापक अर्थ समेटे हुए, क्योंकि भारत के मंच के रूप में, भारत के संघ के रूप में केवल राज्य शामिल है, जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि संघ राज्य क्षेत्र एवं भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जा सकने वाले क्षेत्र भी शामिल होते हैं। राज्य संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार भी होते हैं, और दूसरी तरफ संघ राज्य क्षेत्र तथा केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र पर सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन लागू होता है। तो यह आपकी व्याख्या थी। तो इसके संदर्भ में आपके दोनों ही कथन जो हैं वह दोनों ही गलत हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत कौन कौन से नीति तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व, जिसके अंतर्गत पहला दिया गया है कि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। दूसरा आता है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। और तीसरा दिया गया है कि बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान करना है। तो प्रयुक्त में से DPSP 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कौन से जोड़े गए हैं, जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि केवल 1, ऑप्शन बी आता है केवल 2, ऑप्शन सी आता है सभी तीनों, और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ केवल 2 हैं जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं। चलिए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आपका 1976 में किया गया था, उसके अंतर्गत मूल सूची में 4 तत्व जोड़े गए थे। इसके तहत राज्य की अपेक्षा की जाती है कि बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान करे। यह अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ये कहा गया था। फिर बाद में समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करने के लिए 39A में कहा गया था। फिर आता है आपका 43A में उद्योगों के कर्मचारी में कर्मकारों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए 43A के अंतर्गत कहा गया था। फिर आता है आपका पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रयास करने के लिए 48A के संदर्भ में इसमें
4 अन्य तत्वों को जोड़े गए थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से एक और निर्देशक तत्व जोड़ा गया जो राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अप्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसर को समानता को समाप्त करे, जो कि 38वां अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत आता है। और फिर जो आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत उसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया। अनुच्छेद 45 की जो विषय वस्तु है उसको बदल दिया गया था और कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा का अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बनाया गया और संशोधित निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 45 में राज्य की उपेक्षा की गई और वह 6 वर्ष की आयु पूरे होने तक बाल्यावस्था देखरेख और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों में संबंधित एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य से यह उपेक्षा की गई कि वह सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे, जो कि अनुच्छेद 43B के अंतर्गत जोड़ा गया था। यहाँ पर इसकी उपयुक्त व्याख्या है। चलिए तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत आपका पहला कथन दिया गया है कि यदि राज्य इसका उल्लंघन करता है तो संविधान में राज्य द्वारा इसके लिए मुआवजा देने पर स्पष्ट प्रावधान किया गया है। दूसरा इसके अंतर्गत कथन आता है कि इसके तहत केवल मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध ही सुरक्षा प्राप्त हो सकती है और मनमानी विधायी कार्यवाही के विरुद्ध नहीं। और इसमें तीसरा आपका कथन दिया गया है कि मेनका वाद 1978 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत विधि की सम्यक प्रक्रिया को मान्यता प्रदान की हुई है। तो आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका केवल एक कथन सही होगा। तो अब जानते हैं इसकी व्याख्या को, जान लेते हैं कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन एक है जो सही होगा। व्याख्या के संदर्भ में देखा जाए तो अनुच्छेद 21 के संदर्भ में घोषणा की गई थी। किस आर्टिकल की बात कर रहा है ये? अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई थी कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों को और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। इसके अंतर्गत जो जैसे आपका जो एक सही नहीं है, मतलब कि आपका जो दूसरा है वो सही नहीं है और जो पहला और तीसरा है वो सही है। तो इसके अंतर्गत जो आपका इसमें सिर्फ आपका तीसरा सही है, मतलब कि एक जो उसमें कथन एक की बात कही गई कि एक कथन सही है और 2 कथन गलत हैं। तो इसमें तीसरा कथन जो सही है उसके बारे में जान लेते हैं कि मेनका वाद क्या कहता है। मेनका वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा था कि गोपालन वाद में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया था और इस निर्णय में दिया गया कि किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को एक कानून के द्वारा रोका जा सकता है और उस कानून को निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और एवं न्यायोचित होनी चाहिए। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसमें अमेरिकी अभिव्यक्ति कानून की सम्यक प्रक्रिया को मान्यता प्रदान की गई है। कानून की सम्यक प्रक्रिया को मान्यता प्रदान की गई है और इसके प्रभाव से अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा न केवल मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध बल्कि मनमानी विधायी कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध होगी। तो इसके कारण आपका जो दूसरा वाला है, इस कारण से मनमानी विधायी कार्यवाही के विरुद्ध नहीं होगी, ना कि इसके अंतर्गत होगी कि वह मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध होगा, तभी इसके अंतर्गत यह सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। फिर आता है आपका इसके अंतर्गत कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों में उल्लंघन के उपचार हेतु मुआवजा देना एक उचित तो प्रभावी उपाय बताया गया, जिसमें विपिन बी बनाम केरल राज्य में न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के लिए राज्य द्वारा मुआवजा देने के लिए भारत के संविधान के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि ये स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, इस कारण से ये गलत है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का है। इस 4 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है इसमें, कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में बताना है, जिसके अंतर्गत पहला कथन दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। दूसरा कथन दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। अब पहले और दूसरे कथन की व्याख्या को देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय में के न्यायाधीशों की संख्या टोटल 8 होती है। कितनी है? 8 है, जिसमें 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है।
7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। संसद में ने उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की संख्या को क्रमिक रूप से बढ़ाकर 1956 में 10 की थी, 1960 में 13, 1977 में 17, 1986 में 25, 2008 में 30, 2019 में 33 कर दी थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश है, 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हैं। और वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय की कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। और यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से की गई है। और प्रत्येक उच्च न्यायालय, चाहे वो अनन्य हो या साझा में, 1 मुख्य न्यायाधीश और उतने ही अन्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार समय समय पर नियुक्त करे शामिल होते हैं। और इस तरह संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कोई निश्चित संख्या वर्णित नहीं की गई और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर इसकी संख्या को निर्धारित करता है। अब आता है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत कौन कौन से देश दिए गए हैं? चीन, वियतनाम, क्यूबा, अर्जेंटीना। तो इसमें बताना है आपको कि उपयुक्त में से कितने देश वर्तमान में एक दलीय प्रणाली को द्वारा शासित है। तो एक दलीय प्रणाली के बारे में देख लेते हैं कि कितने देश शासित है। तो आपको इसका उत्तर देना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें कि केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी चारों। तो इसमें आपके केवल 3 सही होंगे कि जहां पर एक दलीय प्रणाली शासित है। तो जान लेते हैं इसकी उपयुक्त व्याख्या को, जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं जहां पर एक दलीय व्यवस्था है। सबसे पहले नंबर पर तो आते हैं कि एक दलीय प्रणाली होती क्या है। एक दलीय प्रणाली एक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें एक ही राजनीतिक दल के पास संपूर्ण राजनीतिक शक्ति होती है अथवा राजनीतिक शक्ति का पर्याप्त बहुमत होता है। और ऐसी व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक संचालन का एक अधिकार होता है और विपक्षी दल या तो अस्तित्व में नहीं होती या उनका प्रभाव सीमित होता है। तो यह एक दलीय प्रणाली के संदर्भ में। अब जानते हैं कि इसके संदर्भ में कौन कौन से देश हैं जहां पर एक दलीय प्रणाली है। पहला आता है क्यूबा। क्यूबा में एक दलीय प्रणाली वाला देश है और क्यूबा के संविधान में क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी को समाज और राज्य की श्रेष्ठ संचालक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी को एकमात्र आधिकारिक राजनीतिक दल घोषित किया गया है। तो ये क्यूबा आता है। फिर दूसरा आता है यहाँ पर चीन का औपचारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाला एक दलीय प्रणाली का देश है। यह भी एक दलीय प्रणाली का देश है। फिर आता है वियतनाम। वियतनाम जो है वह एक दलीय प्रणाली वाला देश है। वियतनाम भी एक दलीय प्रणाली वाला देश है कि जिस पर दशकों से सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम का शासन रहा है। और अर्जेंटीना जो है वहाँ पर एक दलीय प्रणाली नहीं है क्योंकि वहाँ पर 2 दलीय प्रणाली है और इसमें विधायिका के कई दल शामिल है कि इसके अंतर्गत विधायिका के इसमें कई दल शामिल है और अर्जेंटीना इसमें एक दलीय प्रणाली को रूल को फॉलो नहीं करता है। अब आता है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन दिया गया है कि यदि निजी व्यक्तियों द्वारा किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो संवैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं होते हैं। दूसरा आता है कि कुछ अधिकार स्वप्रवर्तनीय नहीं होते हैं। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसके संदर्भ में बताना है आपको। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा दूसरा होगा क्योंकि इसमें केवल दूसरा कथन ही सही है। तो इसके संदर्भ में जानते हैं कि आखिरकार पहला कथन क्यों सही नहीं है। पहले कथन का व्याख्या को देखा जाए तो ये पहले कथन में इसमें अधिकतर अधिकार राज्य की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध होती है, जबकि कुछ अधिकार जो होते हैं और राज्य और निजी व्यक्ति की कार्यवाही के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अनुच्छेद 15 और 17 में निजी व्यक्तियों के विरुद्ध लागू होते हैं, जबकि अधिकार जो होते हैं वह राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो वे संवैधानिक उपचार नहीं बल्कि केवल सामान्य विधिक उपचार के अधीन होते हैं। तो इस कारण से आपका पहला सही नहीं है। दूसरा क्यों सही है कि इसमें ज़्यादातर अधिकार स्वप्रवर्तनीय है जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जा सकता है, न कि विधानमंडल द्वारा। यह प्रावधान संपूर्ण देश में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है, जो कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत इसमें आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तुलना में भारतीय संविधान लिखित संघीय संविधान के अंतर्गत अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
दूसरा आता है कि भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन केवल विशेष बहुमत के साथ 2/3 राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर है, ऑप्शन दिया गया है कि केवल एक होगा, ऑप्शन बी दिए गए केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, और 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी आता है ना तो 1 ना तो 2। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए आएगा, जिसमें केवल आपका एक ही कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि इसकी व्याख्या के संदर्भ में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में भारत के संविधान के संशोधन की हेतु प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान एक विशिष्ट विशेषता रखता है और जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तुलना में लिखित संघीय संविधान के अंतर्गत अधिक लचीलापन प्रदान करती है, जो कि आपका पहला सही है। फिर आता है दूसरा आपका कि संविधान के केवल कुछ ही प्रावधान में संशोधन हेतु, संविधान के कुछ प्रावधान में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, तथा इन प्रावधानों के संशोधन हेतु मात्र आधे राज्य, ना कि 2/3, इसमें 2/3 दिया गया है और इसके अंतर्गत आपको आधे राज्यों की आवश्यकता होगी, आधे राज्यों का समर्थन पर्याप्त होगा। और वही अमेरिकी संविधान में संशोधन के लिए 3/4 मतलब 3/4 राज्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों में आधे राज्यों के अनुसमर्थन के बिना संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इस कारण से आपका पहला वाला तो ऑप्शन कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। तो अब आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है सप्रू रिपोर्ट के बारे में। फिर आता है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्रू रिपोर्ट 1945 में संविधान के प्रमुख प्रावधानों को आकार देने हेतु भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें किस प्रावधान या किन प्रावधानों की आवश्यकता पर बल दिया जाता है? जिसमें पहला प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधानों को शामिल करने पर। दूसरा आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गैर वादी योग्य प्रावधानों को शामिल करने पर। फिर इसके अंतर्गत तीसरा आता है कि गैर वादी योग्य मूल कर्तव्यों को शामिल करने पर। तो इसके अंतर्गत आपके ये 3 कथन दिए गए, इसमें से बताना है कि सप्रू रिपोर्ट के प्रमुख प्रावधानों को आकार देने के लिए भारत के संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान जो रखती है। तो इसके अंतर्गत यह किस प्रावधान की आवश्यकता पर बल दिया गया है? तो इसके अंतर्गत आपको उत्तर बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है केवल 1, दूसरा दिया गया है 2 और केवल 2 और 3, और सी ऑप्शन दिया गया है कि 1 और 2, और ऑप्शन डी दिया गया है कि केवल 1 और 3। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा कि इसमें केवल 1 और 2 होगा। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं और इस सप्रू रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कहा गया है। तो इसमें सबसे पहले तो भारत के संविधान और नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। तो 2 में अकेले भारतीय संविधान की विशेषता पाई जाती है, जो भाग 3, जो इस भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 के अंतर्गत इसमें विशेषताओं को दिए निहित है। ये मूल संविधान राज्य द्वारा लोगों के अधिकार के अतिक्रमण को रोकती है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु प्रयास को निर्देशित करते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला आता है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा संवैधानिक और उपचारों का अधिकार आता है। इसके अंतर्गत भारत के संविधान में इन्हें शामिल किए जाने के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई प्रस्तावों में मूल अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर बल दिया गया था, जिनमें एनी बेसेंट द्वारा प्रस्तुत भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक का मसौदा, नेहरू रिपोर्ट, कराची प्रस्ताव, सप्रू रिपोर्ट 1945 इसमें शामिल है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख आते हैं। इसमें सप्रू रिपोर्ट पर विशेष महत्व और उनमें मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए थे। साथ ही ये ऐसा दस्तावेज था जिसमें मूल अधिकारों और बाध्य योग्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को गैर बाध्य योग्य अधिकारों के रूप में विभक्त किया गया था। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था और इसमें स्वर्ण सेन समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में आंतरिक आपातकाल, जो कि 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया था। तो ये इसकी उपयुक्त प्रश्न की ये व्याख्या है। अब आता है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि धर्मतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि धार्मिक सिद्धांत प्रायः राजनीतिक निर्णयन में मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा आता है कि सामान्य स्थिति में राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन और प्रचार करता है। तीसरा आता है कि धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की जाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको इसमें बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें केवल 2 ही कथन है जो आपके सही हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपके हैं पहला और दूसरा जो कथन है वह सही है और आपका तीसरा कथन गलत है। तो जान लेते हैं कि पहला कथन क्या कहता है कि धर्मतंत्र में प्रायः धार्मिक सिद्धांत निर्णयन, विधि निर्माण और कानून की व्याख्या एवं प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका पहला सही है। आपका दूसरा क्यों सही है कि धर्मतंत्र में राज्य सक्रिय रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक मान्यताओं का समर्थन और प्रचार करता और सरकार और उसकी संस्थाएं प्रायः धार्मिक संस्था या धार्मिक प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। तो दूसरा भी आपका कथन सही है। तीसरा इस कारण से गलत है क्योंकि धर्मतंत्र में सदैव प्रत्येक धर्म को स्वतंत्रता की गारंटी प्राप्त नहीं होती है और इसमें स्वतंत्रता की गारंटी प्राप्त करने के लिए कहा गया है। तो इस कारण से आपका तीसरा कथन गलत होगा। अब आता है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि सत्र न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि जिला न्यायाधीश जब किसी आपराधिक मामले की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। फिर दूसरा कथन आता है इसके अंतर्गत कि सत्र न्यायाधीश किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड दे सकता है लेकिन मृत्यु दंड नहीं दे सकता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर देना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि केवल एक कथन ही इसमें सही है और दूसरा कथन इसके अंतर्गत गलत है। तो इसके चलिए जानते हैं इसकी व्याख्या के संदर्भ में कि दूसरा कथन क्यों सही, दूसरा कथन क्यों गलत है और पहला कथन क्यों सही है। पहला कथन के अंतर्गत दिया गया है कि जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश कौन होता है? जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है और जो कि सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार उसको प्राप्त होते हैं। जिला न्यायाधीश उस सत्र न्यायाधीश भी होता है जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई तो करता है और उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और जब वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएशन है कि जिला न्यायाधीश तब कहा जाता है जब वह दीवानी मामलों की कार्यवाही करता है और सत्र न्यायाधीश तब कहा जाता है जब फौजदारी या आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। अब आता है कि जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है और उसे जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। उसके फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड देने का अधिकार प्राप्त होता है। हालांकि उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड पर भी तभी अमल किया जा सकता है जब राज्य का उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन कर दे, चाहे इसके लिए कोई अपील की गई हो, अन्यथा नहीं। तो इस कारण से आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन कथन गलत है, पहला वाला सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिसमें युग्म दिए गए हैं और संविधान संशोधन अधिनियम दिए गए हैं कि इसमें कौन कौन से युग्म आते हैं। पहला आता है इसमें संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसमें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकारों से विधिक अधिकार बना। फिर इसमें दूसरा दिया गया है इसके अंतर्गत कि 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल के अयोग्य हो से सदस्य इसमें आते हैं। 77वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1995 के अंतर्गत दिया गया है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पदोन्नति के आरक्षण प्रदान किया गया है। फिर इसके अंतर्गत आपका चौथा दिया गया है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा 2 सही होंगे, क्योंकि इसमें 2 कथन सही हैं और आपके 2 कथन गलत हैं। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले तो आपका पहले नंबर का आता है कि पहले नंबर में दिया गया है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के बारे में, जिसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया। संपत्ति का अधिकार जो है वह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत मतलब 300A के अंतर्गत मात्र एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये आपका प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में संशोधन मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या करने के संबंध में प्रावधान करने और मूल भूमि सुधारों को लागू करने हेतु किया गया था।
ये प्रथम संविधान संशोधन इस कारण किया गया था। और ये जो 301 के अंतर्गत इसको मूल अधिकार से इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो आपका पहला वाला गलत होगा। दूसरा वाला आपका सही है, क्योंकि यह दूसरा वाला जो है आपका इसके अंतर्गत 52वें संविधान संशोधन में, इसके अंतर्गत आपका दूसरा कथन भी गलत है। कि दूसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कहा गया था कि यह प्रावधान किया गया था कि प्रचलित रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा गया। यह दल बदल के आधार पर संसद और राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता और इसके लिए संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का विस्तार पूर्वक उल्लेख भी किया गया। हालांकि 91वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें प्रावधान किया गया है कि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता हेतु निर्हर या अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री नियुक्त होने पर मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। तो इस कारण से आपका जो ऑप्शन बी है, मतलब दूसरा कथन है, वह गलत है। तो आपका जो इसके अंतर्गत तीसरा और चौथा कथन है वह सही है। तो इसकी सही वाली व्याख्या देख लेते हैं कि 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में जो हुआ था, जिसमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान करता और इस संशोधन में प्रसिद्ध मंडलवाद जो कि 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पदोन्नति के आरक्षण के संबंध में दिए गए निर्णय को निरस्त कर दिया गया था। और इसमें आपका जो 91वां संविधान संशोधन 2003 है, उसमें के अंतर्गत कहा गया था कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो संख्या है वह 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो केंद्र में 15 से कम और राज्यों में 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें संख्या को निर्धारित कर दिया था। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपकी इसके अंतर्गत आपके 2 युग्म तो सही हैं, 2 युग्म आपके गलत हैं। पहला दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और लिखित संविधान के माध्यम से सरकार की शक्ति को सीमित करती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपकी क्या इसका उत्तर होगा। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि परोपकारी निरंकुशता, और ऑप्शन बी आता है निरंकुश तंत्र, ऑप्शन सी आता है संविधानवाद और ऑप्शन डी आता है धनिक तंत्र। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा कि इसमें संविधानवाद आपका उत्तर होगा। अब आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित विनियोगों पर विचार कीजिए, जिसमें सैन्य अभ्यास और भारत से संबद्ध राष्ट्र को बताया गया, जिसके अंतर्गत तर्कस जो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित दिखाया गया, दूसरा एक्सरसाइज डिजर्ट ईरान से, और जो फ्लैग अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट मिस्र से। तो इसमें आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा आपका सुमेलित है, कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपका युग्म जो है, युग्म दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें आपके केवल 2 ही सही हैं, एक गलत है। तो जान लेते हैं कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। इसके अंतर्गत आपका जो पहला है, पहला सही सुमेलित है कि जो तर्कस सैन्य अभ्यास है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का है, पहला सही है। जो आपका दूसरा है वह सही नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग जो है वह एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और यूएसए की वायुसेनाएं भाग लेती हैं। तो इस कारण से आपका ऑप्शन जो दूसरा वाला है वह गलत है। और तीसरा भी आपका सही है, क्योंकि अभ्यास साइक्लोन मिस्र के में आयोजित होता है, जो कि भारतीय सेना और मिस्र सेना के विशेष बलों के बीच यह सैन्य अभ्यास को इसकी आयोजित किया जाता है, जो कि हाल ही में जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। अब आता है 40 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें व्यक्तित्व संविधान निर्माण में उनकी भूमिका के बारे में दिया गया है। इनके अंतर्गत जानते हैं कि कौन कौन से व्यक्तित्व के बारे में दिया गया है, जिसमें पहला व्यक्तित्व आता है कि यह HBR अयंगर, जो कि संविधान के मुख्य प्रारूपकार। फिर दूसरे आते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि संविधान के सुलेखक। तीसरे आते हैं सर BN राव, संविधान के कानूनी सलाहकार। और इसमें फोर्थ आते हैं SN मुखर्जी, जो कि संविधान के
सभा के सचिव। तो इसके अंतर्गत आप अपने ऑप्शन देख लेंगे कि किसमें कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन के अंतर्गत आपको दिया गया है कि इसमें से कौन सी युग्म सही है। तो इसमें आपके सिर्फ 2 ही सही हैं, 2 गलत हैं। तो 2 सही कौन है, कौन सही कौन गलत है, इनके बारे में जानते हैं। इसमें जो आपका पहला आता है, पहला आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि HBR आयंगर जो हैं वह संविधान सभा के सचिव थे और वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य थे और उन्हें 1 मार्च 1957 से 28 फरवरी 1962 तक भारतीय रिजर्व बैंक के छठे गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर दूसरे आते हैं प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, जो कि आपका दूसरा कथन सही है कि यह संविधान के सुलेखक रखे हैं। फिर आते हैं आपके तीसरे सर B.N. राव, जो कि संविधान के कानूनी सलाहकार रहे और इसे संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार कहा गया। फिर आते हैं आपके S.N. मुखर्जी, जो कि संविधान की सभा के मुख्य सचिव नहीं थे, क्योंकि इन्होंने मुख्य प्रारूपकार रहे कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की जो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, वह B.R. अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार सुरेंद्र नाथ मुखर्जी को बनाया गया था। तो इस कारण से आपके पहला और चौथा जो है वह गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारत के न्यायाधीशों के पारिश्रमिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है आपको कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नहीं है। तो आपको नहीं है बताना है। इसमें पहला कथन आपका दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। फिर दूसरा कथन दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। फिर आपका तीसरा कथन दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है और तीसरा दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन संबंधी राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो उपयुक्त कथन में से आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन डी आता है वह सही नहीं है और आपका पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है। तो अब आता है आपका 60 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रतावादी राजनीतिक विचारधारा समर्थन करती है। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि अर्थव्यवस्था और व्यक्तित्व स्वतंत्रता पर मजबूत सरकारी नियंत्रण का। दूसरा आता है सीमित सरकारी हस्तक्षेप और अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। तीसरा आता है कि सामाजिक समानता और संपत्ति के पुनर्वितरण का और चौथा आता है कि अनुदारवादी और उदारवादी नीतियों के मिश्रण का। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा वह बी आएगा कि इसमें ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा कि ऐसी में सरकारी हस्तक्षेप और अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसका उत्तर होगा, जो कि स्वतंत्रतावादी राजनीतिक विचारधारा को समर्थन करता है। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित पदों या वाक्यांशों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है कि सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार, काम का अधिकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल। उपयुक्त में से कितने पदों या वाक्यांशों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही नहीं होगा। जिसमें आपका ऑप्शन दिए गए हैं कि केवल 1, केवल 2, केवल 3 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि इसमें 1 सही नहीं है और 2 इसमें सही है। तो चलिए जान लेते हैं इसकी व्याख्या को कि इसमें कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है। इसमें 1 सही नहीं है और 2 सही है। तो इसमें 1 जो सही है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि पहला आता है कि सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के संदर्भ में कि भारतीय संविधान के सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया और संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव को व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होंगे, लेकिन उसमें उल्लेख नहीं किया गया। फिर आता है दूसरा कि इसमें उल्लेख नहीं है कि इसमें आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार व्यक्ति को कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होता है। तो इसका उल्लेख किया गया है। और दूसरा आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की, जिसमें उल्लेख है कि संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। तो 2 का तो भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, पहले का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर भारत में मतदान, व्यक्ति मताधिकार के मतदान लोकसभा और विधानसभाओं में संपन्न कराए जाते हैं, वो भी अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। अब आता है
अब आता है आपका क्वेश्चन जो कि 18 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित गतिविधियों के पर विचार कीजिए। जिसमें पहली गतिविधि आती है कि वर्षा जल का संचयन करना, दूसरी आती है जैविक खेती करना, तीसरी आती है आरा मिलों की स्थापना और चौथी आती है लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग करना। तो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है आपका उत्तर कौन सा होगा। आपका उत्तर इसमें ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें दो कथन सही हैं, आपके दो कथन गलत हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे इसके ये जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों को अनुमति दी गई है, जिसमें आते हैं स्थानीय समुदायों द्वारा की जा रही कृषि और बागवानी पद्धतियाँ होती हैं, वर्षा जल संचयन को दी गई है, जैविक खेती करना, जैविक खेती को, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, यह सभी गतिविधियों के हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना, इसके अंतर्गत ये प्रमुख गतिविधियों को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब आता है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन कि उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है, जिसे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोनाटा अनाज वर्ष घोषित करने के साथ साथ शुरू किया गया था। दूसरा आता है MIRRA का सचिवालय दिल्ली में स्थित होगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपका जो कथन है ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। चलिए तो जान लेते हैं इसकी व्याख्या के बारे में कि इसमें मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस के संदर्भ में जानते हैं कि यह किसकी पहल है। इसे भारत ने मोटे अनाज और खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैश्विक पहल की शुरुआत की एक मसौदा प्रस्तुत किया था, और प्रस्तावित पहल जो कि MIRRA का मसौदा G20 के कृषि कार्य समूह के तहत प्रथम कृषि प्रतिनिधियों के बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया था, न कि ऐसे संयुक्त राष्ट्र की पहल के रूप में तैयार किया गया था। और दूसरा भी इसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है, सचिवालय दिल्ली में है, और भारत मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक देश भी है, इसलिए यह पहल भारत के उद्योगों और शोध संगठनों के निवेश का प्रवाह सुनिश्चित करेगी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। पहला आता है कि DPSP का विचार सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। दूसरा आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशक तत्व के समान है। तीसरा आता है इसके अंतर्गत कि इसका उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू किए जाने योग्य हैं। तो इसमें से और आपका चौथा आता है कि ऑप्शन डी आता है कि चंपकम दोराईराजन बाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि संसद द्वारा DPSP के कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशक तत्वों की यह समान है। तो इस कारण ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 21 नंबर का है, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि हाल ही में एकीकृत भुगतान इंटरफेस या UPI नामक भारतीय भुगतान प्रणाली और इसके समकक्ष पे नाउ को दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धी दर त्वरित प्रेषण को सक्षम बनाने के लिए आपस में जोड़ दिया गया है। पे नाउ निम्नलिखित में से किस देश की भुगतान प्रणाली है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपको पे नाउ कहाँ की भुगतान प्रणाली है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन दिया गया है नेपाल, ऑप्शन बी दिया गया है सिंगापुर, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें आपका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर जो होगा सिंगापुर होगा, क्योंकि UPI को सिंगापुर के रियल टाइम भुगतान प्रणाली है सिंगापुर की। फिर आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषताएं हैं, जिसमें पहली आती है लिखित संविधान, दूसरी स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरी आती है दोहरी संप्रभुता। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें तीनों ही कथन आपके सही हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 23 नंबर का है कि चन्नापटना खिलौनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पहला जो आपका आता है कि ये पहला कथन आता है कि ये विशेष प्रकार के खिलौने हैं जिनका निर्माण कर्नाटक में किया गया। दूसरा आता है कि इस खिलौने को बनाने के लिए कारीगर आइवरी वुड का उपयोग करते हैं।
तो इस खिलौने के संदर्भ में आपको बताना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 के शुभंकर का अनावरण किया था, जिसमें चन्नापटना कला शैली में लकड़ी से बनी नर्तकी का समकालीन संस्करण प्रस्तुत किया था। और चन्नापटना खिलौना लकड़ी से बने एक विशेष प्रकार के खिलौने या गुड़िया होती है, जिन्हें कर्नाटक के रामनगर जिले के चन्नापटना शहर में बनाया जाता है। और इसमें कारीगर अभी भी खिलौनों को बनाने की पारंपरिक पद्धति का उपयोग करते हैं। खिलौने बनाने के लिए मुख्यतः आइवरी वुड का उपयोग किया जाता है, और इसको बनाने के लिए शीशम और चंदन का प्रयोग बहुत कम होता है। खिलौनों में रासायनिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता और इसमें वनस्पति रंगों का उपयोग किया जाता है, इसलिए बच्चों के लिए सुरक्षित होते हैं। चन्नापटना खिलौनों को हस्तशिल्प श्रेणी के अंतर्गत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये इसके संदर्भ में प्रमुख व्याख्या रही। अब आता है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा जारी की गई सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट मापती है। इस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, जिसमें पहला आपका ऑप्शन दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ने वाले प्रभाव को। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि चरम मौसमी वर्षाओं के कारण विश्व भर में मानव निर्मित संरचनाओं के लिए उत्पन्न खतरे को। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन के समान अनुकूलन हेतु देशों द्वारा अपने सकल घरेलू उत्पाद में बजट आवंटन के प्रतिशत को। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि विश्व भर में मानव निर्मित संरचनाओं के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के लिए उत्पन्न खतरे को। तो इसके अंतर्गत आपको अपने सही उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन बी आएगा कि चरम मौसमी घटनाओं दशाओं के कारण विश्व भर में मानव निर्मित संरचनाओं के दौरान उत्पन्न खतरे को के संदर्भ में है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, जिसमें सरकार का स्वरूप विशेषता को बताया गया, जिसके अंतर्गत जैसे अल्पतंत्र के अंतर्गत विशेषता आपको बतानी होगी कि क्या सही है क्या गलत है। कि अल्पतंत्र अत्यधिक शक्तिशाली लोगों का एक छोटे समूह द्वारा शासित होता है। वह दूसरा आता है इसके अंतर्गत सौर सत्तावाद, जो कि व्यक्तिगत जीवन के सभी पहलुओं को सत्ता के अधीन करने का प्रयास है। फिर अराजकता, जो कि राज्य सरकार की अनुपस्थिति होती है। तो इसके अंतर्गत आपको सही युग्म बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सही होगा। तो इसमें आपके जो कौन कौन से युग्म सम्मिलित हैं, तो इसमें आपके जो तीनों युग्म हैं वह तीनों ही सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी होगा, उत्तर सी होगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन और कारण को जिसमें कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि निवेशकों को बाजार की अस्थिरता और शेयर की कीमतों में असामान्य परिवर्तनों से बचाने के उद्देश्य से सेबी और एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिभूतियों पर अस्तित्व निगरानी लागू किया जाता है। दूसरा कथन कहता है कि ASM मतलब कि अतिरिक्त निगरानी तंत्र के तहत प्रतिभूतियों की शॉर्ट लिस्टिंग से को संबंधित कंपनी या इकाई के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई माना जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन आता है कि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। कथन एक की दूसरे की व्याख्या सही व्याख्या है। दूसरा आता है कि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, कथन एक की सेकंड सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी आता है कथन एक तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन डी आता है कि कथन एक तो सही गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि आपका इसमें उत्तर क्या होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला बिरोवरी हाल्टेरिया क्या होता है। बिरोवरी हाल्टेरिया क्या है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन बी आता है विषाणु भक्षी जीव, ऑप्शन सी आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी आता है नॉन फंजिबल टोकन। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि यह विषाणु भक्षी जीव है। फिर आता है 28 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक ब्रिटिश क्राउन के वीटो अधीन किया गया था। दूसरा आता है कि प्रांतीय विधानमंडलों के क्षेत्राधिकार का विस्तार इस व्यवस्था पर किया गया था। और तीसरा आता है कि इसमें प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया और संपूर्ण प्रशासन विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया। तो इसके अंतर्गत आपको इसके उत्तर बताना है कि इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कथन होंगे उनको बताना है। इसमें ऑप्शन एक के अंतर्गत तो केवल एक, ऑप्शन दो में दो दिया गया है, ऑप्शन तीन में सभी तीनों और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका
ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें तीनों कथन जो दिए गए हैं तीनों ही सही हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, तीसरा मतदान प्रतिशत उपयुक्त में से कितने भारतीय संविधान में निहित मूल कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से निर्भर है, केवल एक, केवल दो, के सभी तीनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें केवल दो ही इसके अंतर्गत मूल संविधान के प्रति यह कार्यरत होते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 30 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन 1 और 2 दिया गया है। कथन 1 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन हेतु आधे राज्य के अनुसमर्थन के साथ संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। कथन दूसरा कहता है कि अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों के बीच संघीय संबंधों के में संपर्क, सहयोग और समन्वय हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपको सही कथन की व्याख्या करनी है। तो इसी तरीके से ऑप्शन ए दिया गया है कि कथन 1 और 2 सही है, लेकिन कथन 1 और 2 की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 की ये दूसरा की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि ये सही है किंतु दूसरा गलत है। ऑप्शन डी आता है कि पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि आपका क्या उत्तर होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें कथन 1 तो गलत है लेकिन दूसरा इसमें सही है। अब आता है 31 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारत निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कितने प्रथम अनुसूची में परिवर्तनों से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि ऑप्शन पहला दिया गया है 7वां संविधान संशोधन, दूसरा दिया गया है 12वां संविधान संशोधन, तीसरा आता है 35वां और चौथा आता है 100वां। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसके अंतर्गत कौन सा कूट सही होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वह सही होगा, क्योंकि केवल इसमें 3 सही है, केवल 3 सही है और 1 इसमें गलत आता है। अब आता है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान द्वारा स्थापित संघीय प्रणाली में निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल है। पहला आता है नागरिकता, दूसरा आता है बीमा, तीसरा आता है जनगणना। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका कौन सा सही उत्तर है, कि कूट के हिसाब से कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। तो इसके अंतर्गत आप ऑप्शन देख लेंगे कि ये ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही कथन आपके जो कूट दिए गए हैं नागरिकता, बीमा, जनगणना तीनों ही इससे संबंधित हैं। तो ये इसका ऑप्शन डी होगा। अब आता है क्वेश्चन कि सुमंग लीला निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है। सुमंग लीला किससे संबंधित है, जो कि कहाँ का त्यौहार है। ऑप्शन ए आता है मणिपुर, ऑप्शन बी होता है असम, ऑप्शन सी आता है उड़ीसा, ऑप्शन डी आता है पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा कि यह मणिपुर का प्रमुख त्यौहार है। अब आता है 34 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हाल ही में सुर्खियों में रहा अप नेक्स्ट इंडिया 2023 इवेंट पहल है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, जिसमें ऑप्शन ए आता है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का या एपीडा का। ऑप्शन बी आता है कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की EPC का। ऑप्शन सी आता है समुद्री उत्पाद नियंत्रण विकास प्राधिकरण MPEDA का। और ऑप्शन डी आता है खादी और ग्रामोद्योग आयोग का KBIC का। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है, जिसमें आपका जो उत्तर होगा इसमें ऑप्शन बी आएगा कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की है अप नेक्स्ट इंडिया 2023 इवेंट की एक पहल है। अब आता है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात भारत के उच्चतम न्यायालय में यह निर्णय दिया गया है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो इसमें पहला आता है बेरूवादी संघवाद 1960, दूसरा आता है केशवानंद भारतीवाद 1973, LIC ऑफ इंडिया वाद 1995। तो इसमें कूट के सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसके अंतर्गत कौन सा होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर बताना है। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर है ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। केशवानंद भारतीवाद LIC ऑफ इंडिया वाद। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली में विधायी निकाय में सीटों के किस प्रकार आवंटित की जाती है। इसके अंतर्गत आपको सीटों के आवंटन की प्रक्रिया को बताना है कि इसमें पहली जो ऑप्शन आता है कि बिना टेक ऑल प्रणाली के आधार पर, दूसरी आती है राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के अनुपात के आधार पर, तीसरा आता है न्यायाधीशों की एक पैनल द्वारा निर्धारित की जाती है और चौथा आता है उम्मीदवारों की संपत्ति या सामाजिक स्थिति के आधार पर। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका उत्तर क्या होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा। फिर आता है आपका 37 नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि
निम्नलिखित संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें संविधान कथन पहला कथन दिया गया है कि कुल सदस्य संख्या पदावली का तात्पर्य सदस्यों को उस समस्त संख्या से है जिसमें सन्मित उस सदस्य संख्या से है जिसमें निर्मित हो, चाहे किसी भी कारण से हो, कुछ रिक्तियां या अनुपस्थितियां हो। दूसरा आता है कि मतदान और उपस्थिति और मतदान पदावली का तात्पर्य उन सदस्यों से होता है जो समर्थन में अथवा निर्विरोध प्रकट करने के लिए मतदान करते हैं अथवा मतदान से परहेज करते हैं। इसमें दो कथन दिए गए हैं। दो कथनों में से आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल दो, दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा कि इसमें केवल एक सही है और आपका दूसरा सही नहीं है। दूसरा क्यों नहीं सही नहीं है उसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि यह उपस्थिति और मतदान की पदावली का तात्पर्य उन सदस्यों से होता है जो समर्थन में और विरोध में प्रकट करने के लिए मतदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे सदस्य जो सदन में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर के माध्यम से या वोटिंग स्लिप या मतदान पर्ची अथवा किसी अन्य तरीके से मतदान नहीं करते, उन्हें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में नहीं गिना जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 38 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है 38 नंबर के क्वेश्चन में कि भारत में न्यायपालिका के संदर्भ में न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है, मतलब कि पहला ऑप्शन आता है इसमें कि संविधान न्यायिक समीक्षा को उच्चतम न्यायालय की उस शक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसमें माध्यम से उच्चतम न्यायालय सरकार के कार्यों का परीक्षण करता है और यह निर्धारित करता है कि वे संविधान के अनुरूप है या नहीं। इसके साथ ही आपका दूसरा ऑप्शन आता है ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है कि केवल भारत का उच्चतम न्यायालय ही समीक्षा न्यायालय है। ऑप्शन सी आता है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। और ऑप्शन डी आता है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा में छूट प्राप्त है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा कि केवल भारत का उच्चतम न्यायालय ही समीक्षा न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो अब आता है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि बसवन्ना का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बसवन्ना के बारे में पूछा गया है, जिसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, मतलब कि पहला कथन इसके अंतर्गत दिया गया है कि वह कलचुरी वंश के राजा बिज्जल प्रथम के शासनकाल में एक समाज सुधारक थे। दूसरा दिया गया है कि उन्होंने शरण आंदोलन की अध्यक्षता की जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल थे। तीसरा आता है कि उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक प्रश्नों पर चर्चा के लिए एक नई सार्वजनिक संस्था अनुभव मंडपम की शुरुआत की। तो इसके अंतर्गत आपको सही कथन की पहचान करनी है कि इसमें कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें तीनों ही कथन आपके सही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 40 नंबर का है, जिसमें आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देशों में संवैधानिक राजतंत्र होता है। पहला आता है कनाडा, दूसरा थाईलैंड, तीसरा नॉर्वे। तो प्रयुक्त में से कूट में से आपको सही कूट की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही सही है। फिर आता है 41 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 20 आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार की बात करता है और इस संदर्भ में आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किन गतिविधियों पर विस्तारित नहीं होते हैं। जिसके अंतर्गत पहला दिया गया है कि यह अभियुक्त से डीएनए के सैंपल प्राप्त करना। दूसरा आता है कि अभियुक्त की आवाज़ के सैंपल प्राप्त करना। तीसरा आता है कि अभियुक्त के शारीरिक अंगों का प्रदर्शन करना। और ऑप्शन इसका तीसरा डी आता है कि इसका 4 आता है कि भौतिक विषयों का आवश्यक उत्पादन करना। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा कूट सही है। तो इसमें आपका कूट देख लेंगे कि कौन कौन से कूट हैं जिसमें आपको विस्तारित नहीं करता है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें चारों कूट जो है वह नहीं होंगे। फिर आता है 42 नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला क्वासी क्रिस्टल के निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग होते हैं। पहला आता है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में। दूसरा आता है एक्यूपंक्चर के इस्तेमाल में होने वाली सुई। तीसरा आता है रेजर ब्लेड में। तो इसमें आपको बताना है कि इसके अंतर्गत आपका कौन सा कूट सही है। तो इसके अंतर्गत आपका जो कूट है वह सी होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही कूट आपके सही दिए गए हैं। अब आता है 43 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। पहला कथन दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ है। दूसरा कथन दिया गया है कि भारत के संविधान में जनमत संग्रह के पक्ष या विपक्ष की कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि कथन 1 सही, 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दिया गया है कि
कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन सी दिया गया है कि कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। और ऑप्शन डी दिया गया है कि कथन 1 सही है, दूसरा सही है। एक सही नहीं है, दूसरा गलत है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, जिसमें कथन पहला सही नहीं है, दूसरा कथन सही है। अब आता है क्वेश्चन 44 नंबर का कि हाल ही में 2023 के बजट में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है इसमें कि यह नदी प्रदूषण की रोकथाम हेतु अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करने का कार्यक्रम है। दूसरा आता है कि इस कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो देश भर में स्वच्छ पौध केंद्रों की स्थापना करेगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा, कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन आपका सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 45 नंबर का है, जिसमें संविधान के भाग 4 में शामिल नीति निर्देशक तत्वों के अलावा संविधान के अन्य भागों में कुछ अन्य निर्देशक तत्व भी शामिल है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग 4 में शामिल नहीं है, इसके बारे में बताना है। जिसके अंतर्गत इसमें पहला आता है कि सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे। दूसरा आता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याय सुविधाएं प्रदान करना। तीसरा आता है कि हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना। इसके संदर्भ में 3 कूट दिए गए, इसमें आपको सही कूट की पहचान करनी है कि इसके अंतर्गत आपका कौन सा कूट सही होगा। तो इसमें आपके तीनों ही कूट सही होंगे, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। अब आता है 46 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला सेंगेल जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि इस क्षेत्र का नाम लक्जमबर्ग में एक छोटे से गांव के नाम पर रखा गया। दूसरा आता है कि यूरोपीय संघ के सदस्य और गैर यूरोपीय संघ के सदस्य सेंगेल जोन का हिस्सा हो सकते हैं। तो इसके आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सी है वह सही है, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 47 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य के बारे में दिया गया है। जिसमें पहला जो दिया गया है वह सैंतुरनी वन्य अभ्यारण्य है, जो कि केरल से संबंधित है। दूसरा बांकपूरा भेड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक से। और तीसरा आता है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु से संबंधित है। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा आपका कथन सही होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वह सही है, क्योंकि इसमें केवल 2 युग्म ही सही हैं और इसमें एक युग्म आपका गलत है। मतलब कि आपका जो पहला दूसरा युग्म है वो सही है, तीसरा आपका गलत है। सैतुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह केरल से संबंधित है। बांकापुरा भेड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक से। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह बिहार राज्य से संबंधित है, ना कि तमिलनाडु से। तो इसका उत्तर होगा बिहार। तो आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि विधि के विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसका पहला कथन दिया गया है कि यह अधिनियम के तहत भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों पर आरोप लगा सकता है। दूसरा कथन दिया गया है कि यह केवल भारतीय राज्य क्षेत्रों के भीतर किए गए अपराधों पर लागू होता है। और तीसरा आता है कि ऐसे मामलों की जांच पुलिस अधीक्षक या उसमें ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाती है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा, इसमें आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा कथन सही आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें केवल 2 ही कथन सही हैं और एक कथन गलत है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला दिया गया है कि 26 जनवरी 1949 को अपनाए गए मूल संविधान को में मूल अधिकार थे। दूसरा आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। तीसरा आता है कि भारत का संविधान लागू होने के बाद से ही भारत की संविधान सभा भंग कर दी गई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी होगा वह सही होगा, कि इसके अंतर्गत ऑप्शन बी आपका होगा, जिसमें केवल 2 कथन ही आपके सही हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि एक्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि इसने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक मंडल पर समाप्त करके संविधान में शासन में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। दूसरा आता है कि इसके तहत कार्यों का कोई पृथक्करण नहीं किया गया और भारत के शासन के सभी अधिकार गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित थे।
अब इसमें से आपको सही कथन की व्याख्या करनी है। इसके अंतर्गत आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 51 नंबर का है। तो इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना में न्याय शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मिलाजुला रूप आनुपातिक न्याय पर परिलक्षित होता है। दूसरा कथन दिया गया है इसके अंतर्गत कि आर्थिक न्याय आर्थिक कारकों के आधार पर व्यक्तियों के बीच गैर भेदभाव को परिलक्षित करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत आपको सही कथन की व्याख्या करनी है। तो इसमें आपका जो कथन दूसरा है वह सही है, तो इसका उत्तर केवल 2 होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब आता है क्वेश्चन 52 नंबर का, जिसमें कहा गया है कि भारत के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें कथन पहला दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा दिया गया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संसद की सिफारिश पर केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और तीसरा आता है कि एक प्रख्यात न्यायविद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र हो सकते हैं। तो उपयुक्त कथन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सही है कि केवल 2 सही आएगा। फिर आता है क्वेश्चन 53 नंबर का कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। दूसरा आता है कि ये संविधान की व्याख्या के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा आता है कि यदि किसी विधि का उद्देश्य मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाना है तो इस विधि को अनुच्छेद 14 की सहायता है न्याय संगत माना जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत आपको सही कथन बताना है। तो इसमें आपके केवल 2 कथन ही सही होंगे, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। फिर आता है 54 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें कथन 1 और कथन 2 को दिया गया है, जिसमें 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों के आदान प्रदान को लागू करने हेतु पारित किया गया था। दूसरा कथन आता है कि ऐसे विवादों के समाधान हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन से कथन सही होंगे। तो इसमें उसी तरीके से ऑप्शन दिया गया है कि कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 1, 2 का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 1, 2 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा कथन आता है कि आपका कथन 1 तो सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। चौथा आता है कि कथन 1 सही नहीं है किंतु इसमें आपका दूसरा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है कि इसमें आपका उत्तर कौन सा होगा। इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा कि इसमें कथन 1 तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। फिर आता है आपका 55 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आता है कि ब्रिटिश और भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहली दी गई है कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी दी गई है कि ब्रिटेन के विपरीत भारत में ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है। और इसमें तीसरा आता है कि ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के कार्यों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं इसमें आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से कथन सही हैं इसके बारे में बताना है, जिसमें आपका ऑप्शन बी जो है वह सही है, क्योंकि इसमें केवल 2 कथन आपके सही हैं और 1 कथन गलत है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 56 नंबर का है, जिसमें वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में पर विचार करने के लिए कहा गया है। पहला आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय समावेशन कार्य योजना मुख्य कार्यान्वयन संगठन है। दूसरा आता है कि यह भारत और इटली में 2024 में 3 वर्षों के लिए GPFI के लिए नए सह-अध्यक्ष होंगे। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा, कौन से कथन सही होंगे। तो इसमें आपके दोनों ही कथन गलत हैं, ना तो 1 होगा ना तो दूसरा होगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का कि अल्ट्रावायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट एक स्पेस टेलीस्कोप मिशन है जो विशाल दृश्य क्षेत्र वाली परावैंगनी वेधशाला है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया, जिसके अंतर्गत आपको बताना है। ऑप्शन ए आता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के द्वारा। दूसरा आता है इजराइल स्पेस एजेंसी। तीसरा आता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और चौथा आता है जापान एरोस्पेस एप्लीकेशन एजेंसी के द्वारा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन बी आएगा कि यह इजराइल स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब आता है आपका 58 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन 1 और कथन 2 का दिया गया। कथन 1 कहता है कि W20 या फिर महिला 20G20 के अंतर्गत आधिकारिक भागीदारी समूह है जो भारत के अध्यक्षता के दौरान स्थापित एक पहल थी। दूसरा आता है कथन आता है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लैंगिक विचारों को G20 की चर्चाओं में शामिल किया जाए।
तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, जिसके अंतर्गत उसी तरीके का ऑप्शन है कि पहला दूसरा सही है, पहला दूसरे का सही स्पष्टीकरण है, पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है कि ए सही है किंतु आर गलत है, मतलब कि ए सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। और ऑप्शन डी दिया गया है कि कथन एक गलत है, दूसरा सही है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका उत्तर क्या होगा। तो इसमें आपका उत्तर डी होगा कि कथन एक तो सही नहीं है, दूसरा सही है। फिर आता है आपका 59 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि यह यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की प्रतिक्रिया के जर्मनी द्वारा 2022 में आरंभ की गई एक पहल है। दूसरा आता है इसमें कि यह सम्मेलन केवल सैन्य मुद्दों पर केंद्रित होता है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें आपका उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन डी आएगा कि इसमें ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है कि हाल ही में वार्षिक म्यूनिख में सम्मेलन आयोजित किया गया है। जर्मनी के म्यूनिख शहर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है और यह यूक्रेन पर रूस का द्वारा किए जा रहे आक्रमण की प्रतिक्रिया में 20 वर्षों में पहली बार रूस को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया है, इसके संदर्भ में ये जारी किया गया। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन होता है, जिसका गठन 1963 में किया गया था और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सम्मेलन के एजेंडे का विस्तार किया गया, जिसमें रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों से आगे बढ़कर जलवायु परिवर्तन और प्रवासन जैसी मुद्दों को भी शामिल किया गया था। इसके साथ ही रूस, भारत, चीन सहित पूर्वी देशों के नेतृत्वकर्ताओं को आमंत्रित किया जाने लगा। इसके संदर्भ में इसकी उपयुक्त व्याख्या है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन एक दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति न केवल उस देश का नागरिक होता है बल्कि उस राज्य विशेष का नागरिक भी होता है जहां वह रहता है। और दूसरा कथन दिया गया है इसके अंतर्गत कि सभी संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा कि इसमें कथन एक सही है किंतु दूसरा सही नहीं है। अब आता है क्वेश्चन 61 नंबर का कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला आता है कि भारतीय संविधान का भाग 3 भारत में नागरिकता से संबंधित है। दूसरा आता है कि संविधान उन लोगों की पहचान करता है जो इसके लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने थे। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि केवल दूसरा कथन ही इसमें सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 62 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला आता है रूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, बेलारूस। तो उपयुक्त में से कितने देश जो हैं जो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के सदस्य हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें जो सदस्य है इसमें केवल 4 सदस्य हैं जो भी इस समूह के सदस्य हैं। और इस समूह के सदस्यों के बारे में जान लेते हैं कि इसमें टोटल 6 सदस्य हैं, जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान आते हैं। तो इसमें जो संदर्भ दिए गए हैं उसमें से 4 सही हैं, 4 इसमें सही हैं, 1 गलत है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार या एनपीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण करना अनिवार्य है। दूसरा आता है कि इसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी शामिल होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन सी होगा कि इसमें पहला दूसरा दोनों कथन सही है। अब आता है क्वेश्चन कि भारत के विदेशी नागरिकों कार्ड धारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि उसने एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा आता है कि उसे लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता का अधिकार नहीं होगा, ऑप्शन सी आता है। और तीसरा आता है कि वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने के लिए अर्ह होगा। तो इसके अंतर्गत आपको सही व्याख्या देनी है कि इसमें आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपका 2 कथन सही हो गए, तो ऑप्शन बी आएगा। अब आता है क्वेश्चन 65 नंबर का कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको उपयुक्त में से कितने देशों की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो इसमें आपको बताना है कि कितने देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होता है ऑप्शन बी, जिसमें तीनों ही ऑप्शन में इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अब आता है 66 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता अधिकारों से संबंधित असम समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि इसके अनुसार 1 जनवरी 1966 से पूर्व असम में आए सभी व्यक्तियों को उनके गृह देश भेज दिया जाएगा।
दूसरा आता है कि इस पर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल पर में हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत तो आपका जो ऑप्शन डी है वह सही होगा, क्योंकि दोनों ही कथन इसमें गलत है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसमें पहला आता है ऑप्शन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों को अधिकतम करना। दूसरा आता है कि नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली स्थापित करना। ऑप्शन सी आता है कि अभिजात वर्ग के एक छोटे से समूह के हाथों में सत्ता को केंद्रित करना। और ऑप्शन डी आता है इसमें कि नागरिकों को लोक मतों के माध्यम से निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से शामिल करना है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा कि यह नागरिकों के लोक मतों के माध्यम से निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से शामिल करना है। अब आता है 68 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है 68 नंबर के क्वेश्चन में कि यदि कोई न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो यह उच्चतर न्यायालयों के द्वारा जारी किए जाने वाली सबसे उपयुक्त रिट है। यह विधायी निकायों, निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होती है। तो उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस रिट का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको रिट बतानी है, जिसमें पहला ऑप्शन आता है अधिकार परीक्षा, दूसरा आता है उत्प्रेषण, तीसरा आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन डी आता है परमादेश। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी रेट है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है यह उत्प्रेषण रेट के संदर्भ में इसको बताया गया है कि ये उसकी ही व्याख्या की गई है। अब आता है आपका क्वेश्चन 69 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन 1 और 2 दिया गया है। जिसमें कथन 1 कहता है कि संविधान का शेष भाग पहले ही अधिनियमित हो जाने के बाद संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना अधिनियमित की गई थी। दूसरा ऑप्शन आता है इसके अंतर्गत मतलब कि दूसरा कथन आता है कि प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे संविधान सभा द्वारा अपनाए गए संविधान के अनुरूप तैयार किया गया था। तो इसमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसकी व्याख्या कौन से कथन की सही है आपको उत्तर देना है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए के बी सी डी दिया गया है, जिसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि दोनों कथन भी सही है और कथन एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब आता है आपका 70 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि गणापूर्ति ना होने की स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन बी आता है कि सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी आता है कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। और ऑप्शन डी आता है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति विशिष्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। तो इसमें से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका उत्तर सी होगा कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब आता है आपका 71 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि यह राज्यों और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है। दूसरा आता है कि संसद किसी संघ या राज्य क्षेत्र में रोजगार या नियुक्ति के लिए निर्वास की शर्त आरोपित नहीं कर सकती है। और तीसरा कथन आता है कि यह न्यायालय आरक्षण और पदोन्नति प्रदान करने के लिए परमादेश रेट नहीं कर सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसके अंतर्गत केवल एक कथन ही आपका सही है और 2 कथन आपके गलत हैं। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि चेराई देव मोईदम को असम के पिरामिड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें अहोम राजाओं और रानियों की पवित्र कब्रें हैं। फिर दूसरा कथन आता है कि चेराईदेव शहर जो है वह अहोम वंशीय राजाओं की मूल राजधानी थी। फिर आता है आपका तीसरा कथन कि चेराईदेव शहर की स्थापना अहोम राज्य के संस्थापक छोलुंग सुकपा ने की हुई थी। तो इसके अंतर्गत आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही कथन सही हैं। अब आता है आपका 73 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें कथन 1 और कथन 2 को दिया गया। कथन 1 में कहा गया है कि नोरो वायरस एक वायरस संक्रमण है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दूसरा कथन कहता है कि यह वायरस कम तापमान पर जीवित रह सकता है और यह अत्यधिक संक्रामक होता है। तो इस प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपको इस कथनों में से सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि कथन 1 गलत है, दूसरा कथन इसके अंतर्गत सही है।
अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 74 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि विश्व में प्रतिनिधि लोकतंत्रों के संदर्भ में गैरीमेंडरिंग के शब्द का क्या तात्पर्य है। गैरीमेंडरिंग शब्द के तात्पर्य के संदर्भ में ऑप्शन ए आता है कि नागरिकों को जिले की सीमाओं में प्रस्तावित परिवर्तनों पर मतदान करने की अनुमति देने की प्रथा है। ऑप्शन बी आता है कि जिले की सीमाओं में परिवर्तन करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली। और ऑप्शन सी आता है कि अनुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जिले की सीमाओं में परिवर्तन। और ऑप्शन डी आता है कि जिले की सीमाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिए विधिक और नैतिक व्यवहार का उपयोग करना चाहिए। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसके अंतर्गत आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वह सही होता है कि अनुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जिले की सीमाओं में परिवर्तन करना है। अब आता है आपका 75 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की परिभाषा दी गई है और इसके अंतर्गत तंत्र को बताया गया। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि विवाचन एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें निष्पक्ष तीसरा पक्ष दोनों पक्षों के विवाद के पारस्परिक रूप में संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है। दूसरा आता है समझौता, जिसमें एक बाध्यकारी प्रक्रिया होती है जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष पक्षों को विवाद के रूप में पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है। तीसरा आता है बातचीत, जो कि एक सक्रिय गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना विवाद का समाधान किया जाता है। तो ये आपका 75 नंबर का क्वेश्चन 75 नंबर का है, जिसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित है। तो आप इनको पढ़ लेंगे, मैंने बता ही दिया है, तो इसको पढ़ के आप सही उत्तर का बताएंगे कि इसमें कौन सा एक दूसरे से मेल खाता है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन मतलब कि पहला ही सही है और तीसरा गलत है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला आता है कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की स्वीकृति अनिवार्य होती है। दूसरा आता है कि यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है कि यह नमूना पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करके जन्म दर और मृत्यु दर का अनुमान जारी करता है। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें सभी तीनों कथन ही आपके सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 77 नंबर का है, जिसमें पहला कथन पूछा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। भारत के प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय। दूसरा कथन कहता है कि भारत के संविधान के उल्लेख में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो इसमें बताना है आपका कथन 1 और 2 कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि कथन 1 तो सही नहीं है, दूसरा कथन इसके अंतर्गत सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कम्युनिकेशन हॉटलाइन पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि पहला ऑप्शन ए आता है कि दोनों देशों के बीच इंटरनेट डेटा के प्रवाह को प्रतिबंधित करना या रोकना। ऑप्शन बी आता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा संघर्षरत या युद्धग्रस्त क्षेत्रों में संचार हेतु स्थापित किए गए चैनल। और डी आता है कि दोनों देशों के बीच संपन्न ओपन एंड इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन नेटवर्क एक्सेस समझौता। और ऑप्शन डी आता है कि विभिन्न देशों में सरकार के प्रमुख के बीच संचार हेतु एक विशेष और सीधी फोन लाइन होना। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा कि यह विभिन्न देशों में सरकार के प्रमुख के बीच में विशेष संचार के लिए एक सीधी फोन लाइन होती है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी आएगा। फिर आता है आपका 79 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है मूल अधिकार, दूसरा आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा आता है मूल कर्तव्य और चौथा आता है 5वीं अनुसूची। तो संविधान के अनुच्छेद उपयुक्त प्रावधानों में से कितने प्रावधान सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान करते हैं। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि इसमें केवल 2 ही कथन है जो इसके सहकारी समितियों के गठन के प्रोत्साहन का प्रावधान करते हैं। अब आता है 80 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रही जयपुर घोषणा पत्र का क्या उद्देश्य है। जिसमें पहला ऑप्शन ए आता है कि सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी आता है कि 2030 तक बच्चों में एड्स को समाप्त करना। ऑप्शन सी आता है कि रेलवे संगठनों की रक्षा एवं सुरक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करना। और ऑप्शन डी आता है इस दशक के भीतर 1 ट्रिलियन वृक्षों के संरक्षण और उनकी बहाली के लक्ष्य को प्राप्त करना
करना है। तो इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन सी सही होगा कि यह रेलवे संगठनों की रक्षा और सुरक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। अब आता है 81 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि संविधान में दिल्ली को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बी दिया गया है कि संविधान भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित करने का अधिकार है। और सी ऑप्शन दिया गया है कि किसी स्थान को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित करने का प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। और ऑप्शन डी आता है कि कोई भी न्यायालय किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित करने के लिए राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को कोई निर्देश नहीं दे सकता है। तो इसके संदर्भ में बताना है कि आपका कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी आता है, जो कि सही नहीं है, कि संविधान भारत के राष्ट्रपति को किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय के स्थान घोषित करने का अधिकार प्रदान होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि जो कि 82 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि बस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि इस अधिनियम के तहत स्वतंत्रता दिवस तक प्रभावी रहने वाला एक अंतरिम संविधान लागू किया गया है। दूसरा कथन आता है कि इस अधिनियम के अनुसार संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु विधायी निकाय बना दिया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इसमें केवल 2 सही है। फिर आता है आपका 83 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस या किन देशों में लिखित संविधान है। इसमें ए आता है इजराइल, और दूसरा आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा आता है फ्रांस। तो इसके संदर्भ में आपको सही कूट की पहचान करनी है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है। तो इसके अंतर्गत आपका जो कूट होगा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें केवल दूसरा और तीसरा सही है। तो जान लेते हैं कि इसके संदर्भ में इसमें कौन कौन से देश हैं जहां पर लिखित संविधान का प्रावधान है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ब्राजील, जर्मनी में लिखित संविधान का है। और अलिखित संविधान का प्रावधान जो है वह इजराइल में, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड में है। तो आपका ऑप्शन इसके अंतर्गत सी सही होगा। फिर आता है 84 नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें बताना है आपका ऑप्शन ए आता है इसके अंतर्गत कि कोई गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन हेतु विधेयक पुरा स्थापित कर सकता है। फिर ऑप्शन बी आता है कि संविधान संशोधन विधेयक पुरा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यक नहीं होती। और ऑप्शन सी आता है कि संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और ऑप्शन डी आता है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन पर सहमति देना अनिवार्य होता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा, उत्तर होगा कि संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 85 नंबर का है, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित निम्नलिखित निर्देशक तत्वों पर विचार करने के लिए कहा गया है। पहला आता है इसमें कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का होना। दूसरा आता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना। तीसरा आता है कि सभी कर्मकारों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी। और चौथा आता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। तो उपरोक्त दिए गए निर्देश में आपको गांधीवादी विचारधारा पर आधारित निर्देशों के बारे में बताना है। तो इसमें आपका गांधीवादी विचारधारा पर आधारित सिर्फ एक ही निर्देश है, तो इसका उत्तर केवल एक होगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का कि प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट और चार्जशीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला दिया गया है कि एफआईआर एक प्रारंभिक रिपोर्ट है, जबकि चार्जशीट अंतरिम रिपोर्ट है। एफआईआर को जांच अधिकारी द्वारा, जबकि चार्जशीट को अपराध से पीड़ित व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाया जाता है। और तीसरा आता है कि एफआईआर को पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है, जबकि चार्जशीट को न्यायालय में दाखिल किया जाता है। तो इसके संदर्भ में आपको सही उत्तर बताना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से उत्तर सही होंगे। तो 86 नंबर के अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि इसमें केवल 2 सही हैं। चलिए तो जान लेते हैं कि एफआईआर और चार्जशीट के बारे में एक डिफ्रेंसिएशन जान लेते हैं। एफआईआर जो होती है एक प्रारंभिक रिपोर्ट होती है, चार्जशीट अंतिम रिपोर्ट होती है। एफआईआर को अपराध से पीड़ित व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया जाता है और चार्जशीट को जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है। एफआईआर को पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है, चार्जशीट को न्यायालय में दर्ज किया जाता है। एफआईआर का उद्देश्य जांच करना होता है और चार्जशीट का उद्देश्य मुकदमे की सुनवाई करना होता है। एफआईआर से मामूली अपराधों को वापस लिया जाता है और चार्जशीट में मामूली अपराधों को वापस नहीं लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत इसकी ये व्याख्या रही। तो इसमें आपका ऑप्शन बी रहा कि जिसमें 2 तो सही हैं और इसमें एक गलत है।
अब आता है 87 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है अधिकार परीक्षा रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है इसमें कथन कि इसे किसी सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा आता है कि इसकी मांग किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है और जरूरी नहीं कि वह पीड़ित व्यक्ति ही हो। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी आएगा, जिसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। अब आता है आपका 88 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2023 में घोषित अमृत धरोहर योजना क्या क्या लक्ष्य है। इसमें पहला ऑप्शन ए आता है कि निम्न कार्बन व्यवस्था अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को सुगम बनाना। ऑप्शन बी आता है कि वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी आता है कि 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों की स्थापना करना। और ऑप्शन डी आता है कि आर्द्र भूमि पारितंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के मूल्यों को बढ़ावा देना है। तो इसमें आपको सही उत्तर की व्याख्या करनी है। तो इसमें आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन डी आएगा। फिर आता है 89 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारत में नागरिकता के संदर्भ में नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। पहला आता है जन्म, दूसरा आता है वंशानुगत, तीसरा आता है पंजीकरण और चौथा आता है देशीकरण, पांचवा आता है देश क्षेत्र को समाविष्ट करने का अधिकार। तो इसमें आपको इसके अंतर्गत बताना है कि इसमें से कौन सा कूट आपका सही है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन दिए गए। इसमें ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, जिसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें पांचों ही इसमें समाविष्ट होते हैं। फिर आता है अब 90 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित मूल अधिकारों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। दूसरा दिया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में, अनुच्छेद 20। तीसरा दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा अधिकार, अनुच्छेद 21 से आता है। चौथा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। और पांचवा आता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। तो उपयुक्त कथनों के अंतर्गत आपको बताना है कि यह भारत के कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। तो इसके अंतर्गत आपको सही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें 4 इसमें सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। इसमें ऐसे अधिकार जो नागरिकों और शत्रु देशों को छोड़कर नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, जिसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 आते हैं। इतने अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है आपका 91 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि कथन एक दिया गया है कि वायसराय कैनिंग ने केंद्रीय परिषद में 3 भारतीयों अर्थात बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया था। और कथन दूसरा कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने पहली बार कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया हुआ था। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। कि उपयुक्त कथनों में से आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि कथन एक तो सही है लेकिन दूसरा कथन इसमें गलत है। अब आता है आपका क्वेश्चन की निम्नलिखित संवैधानिक विशेषताओं पर विचार कीजिए, जिसमें संसद की संप्रभुता का सिद्धांत। दूसरा आता है नाम मात्र की कार्यकारी की उपस्थिति। तीसरा आता है संसद के निचले सदन का विघटन किया गया। तो उपयुक्त में से कौन सी भारत के संविधान के तहत प्रदान की गई संसदीय सरकार की आवश्यक विशेषताएं इसके बारे में है। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत केवल 2 आपके सही होंगे, तो ऑप्शन बी आएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 93 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण या एपीडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें कथन एक दिया गया है कि यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष संगठन है। दूसरा दिया गया है कि समुद्री उत्पादों के साथ साथ अधिकांश कृषि उत्पाद एपीडा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसमें पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। दूसरा कथन क्यों गलत है, इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि निर्यातोन्मुख उत्पादन को प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों के विकास के संदर्भ में इनमें उत्पादों को समुद्री उत्पादों को छोड़कर फल, सब्जियों, मांस आधारित उत्पाद, शहद, चॉकलेट, अचार, ग्वारगम आदि शामिल होते हैं। समुद्री उत्पादी का निर्यात समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, ना कि एबीटा के द्वारा किया जाता है, जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक पृथक सांविधिक निकाय है।
तो इसके कारण ये आपका दूसरा ऑप्शन गलत होगा कि इसे एपीडा के द्वारा नहीं, इसे एमपीडा मतलब कि समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे या किन्हें सामान्य तौर पर नागरिक का कर्तव्य माना जाता है। पहला, करों का भुगतान करना, दूसरा, देश की रक्षा करना और तीसरा, संपत्ति का स्वामित्व रखना। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर है आता है आपका ऑप्शन बी आता है, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा इसमें आपका गलत है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर का, जिसमें आता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। जिसमें पहली आती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दूसरी आती है राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान, तीसरा आता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व और चौथा आता है भारतीय संघ की अविनाशी प्रकृति। तो इसके अंतर्गत आपको भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता बताना है। तो इसमें आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएगा। फिर आता है 96 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति या परिस्थितियों में सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। जिसमें पहला आता है कि यदि कोई नागरिक पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में या 2 वर्ष के लिए कैद हो गया हो। दूसरा आता है कि यदि कोई नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से लगातार रह रहा हो। तीसरा आता है कि यदि किसी नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनादर जताया हो। तो इसके संदर्भ में आपको उपयुक्त कथनों में से सही कथन की व्याख्या करनी है कि कौन सा कथन इसके अंतर्गत सही होगा, कौन सा कूट सही होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका जो कूट होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही कूट आपके सही हैं। फिर आता है आपका 97 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रोजेक्ट 39A किससे संबंधित है, इसके बारे में। चलिए तो जान लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि स्वदेशी परमाणु निर्माण पनडुब्बी निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना है। दूसरा दिया गया है कि आपराधिक सुधार समर्थक समूहों से है। ऑप्शन सी दिया गया है कि यह 2039 तक भारत की परमाणु क्षमता दोगुनी करने का लक्ष्य है। और ऑप्शन इसमें डी दिया गया है कि 2039 तक लिम्फेटिक फाइलियरिसिस को समाप्त करने के लिए लक्ष्य के अनुसार है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि प्रोजेक्ट 39 के अंतर्गत आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो प्रोजेक्ट 39 के अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन बी आएगा कि आपराधिक सुधार समर्थक समूह से संबंधित है। अब आता है आपका 39 के बाद आपका आता है 98 नंबर का क्वेश्चन आता है कि न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन कहता है कि न्यायालय में किसी भी निर्णय की जानबूझकर अवहेलना करना आपराधिक अवमानना है। दूसरा कथन कहता है कि जब कोई निजी नागरिक किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला शुरू कर देता है तो भारत की न्यायवादी सहमति अनिवार्य होती है। और तीसरा इसके अंतर्गत दिया गया है कि वर्तमान में न्यायालय की अवमानना से निपटने के लिए कोई पृथक विधिक कानून नहीं है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो कथन एक होगा वह सही होगा कि इसमें केवल एक ही आपका सही है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या व्याख्या दी गई कि भारत के उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के प्राधिकारों भारत के उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के प्राधिकारों के संदर्भ में गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई। जिसमें अवमानना जो है वह 2 प्रकार की होती है, एक सिविल अवमानना, एक आपराधिक अवमानना। सिविल मामला का अवमानना का अर्थ होता है कि न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवहेलना करना या न्यायालय में दिए गए किसी वचन या जानबूझकर उल्लंघन करना होता है। और दूसरा आता है इसमें आपराधिक अवमानना का तात्पर्य किसी ऐसे मामलों के प्रकाशन या ऐसा कार्य करना जो किसी न्यायालय के अधिकार को कम करता हो और उससे बदनाम करता हो, इसके संदर्भ में होता है। जब कोई नागरिक किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला शुरू करता है तो भारत के महान्यायवादी की सहमति अनिवार्य होती है। तो इसके संदर्भ में फिर आता है आपका कि न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 कहता है कि न्यायालय की अवमानना के संबंध में कानून निर्धारित करता है और इस कानून की धारा 15 में उस प्रक्रिया का वर्णन किया गया और न्यायालय की अवमानना का मामला कैसे प्रारंभ किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के मामले में महान्यायवादी या सॉलिसिटर जनरल या उच्च न्यायालय के मामले में संबंधित राज्य का महाधिवक्ता आपराधिक अवमानना का मामला शुरू करने के लिए न्यायालय के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। हालांकि यदि प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाया जाता है तो महान्यायवादी या महाधिवक्ता लिखित सहमति आवश्यक होती है। तो इसके संदर्भ में आपका तीसरा कथन सही
है। सही इसमें नहीं है, लेकिन ये व्याख्या के तहत ये सही है। अब आता है आपका 99 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस श्रृंखला के अंतर्गत सेकंड मतलब कि लास्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं। पहला आता है कथन इसमें कि फजल अली आयोग ने सैद्धांतिक रूप से एक भाषा राज्य सिद्धांत को स्वीकार किया। दूसरा आता है कि आयोग का मानना था कि भारत की एकता और अखंडता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। तो उपयुक्त संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि कथन एक इसमें सही है, दूसरा एक गलत है और दूसरा कथन गलत है। फिर आता है आपका 100 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। इसमें व्यक्तित्व के बारे में दिया गया है कि जिसमें भारत की संविधान सभा का गठन जिसमें व्यक्तित्व के विचार करने के लिए कहा गया है, जिसमें पहला दिया गया है सुचेता कृपलानी, दूसरा उषा मेहता, तीसरे कैप्टन लक्ष्मी सहगल, चौथी बेगम एजाज रसूल, पांचवी एनी मस्केरिन। तो उपयुक्त में से कितनी महिला नेतृत्वकर्ता भारत की संविधान सभा की सदस्य थी, तो इसमें आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत केवल 3 महिलाएं हैं जो भारतीय संविधान सभा की सदस्य रही और इसमें टोटल 5 में से 3 है। और टोटल अभी भारतीय संविधान में महिला सदस्य 15 सदस्य थी, 299 सदस्यों में से 15 महिलाएं सदस्य थी। अब यहाँ पर यह श्रृंखला फिनिश होती है। इस श्रृंखला के फिनिश होने पर मतलब कि यह जो हमारा टेस्ट नंबर 9 है इसको कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट नंबर 10 के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।